हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जुड़ जाइए अच्छे से इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं, मासिक चक्र या फिर मासिक धर्म जो होता है, मासिक धर्म चक्र, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, कि ये हमारे लिए ज़रूरी है या फिर ये कोई बीमारी है, ये क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एडोलसेंट गर्ल होती हैं जिनमें ये जब पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उनको इसके बारे में आइडिया बिल्कुल नहीं होता है कि ये चीज़ें हैं क्या। और वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि हो सकता है ये कोई बीमारी हो। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये किस उम्र से शुरू होता है और क्या क्या इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनमें हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल में होता है। फीमेल में ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरेशन बढ़ाने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये है क्या कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है कि एक के बाद एक स्टेप, इसमें कई सारे स्टेप जो है वो चेंज हो कि तब क्या करते हैं, इस पूरे साइकिल को चलाते हैं। सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए, इसमें हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स इसमें जो है प्रोड्यूस होते हैं और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, उसी की बात हम इसमें करेंगे। चेंजेस इन फीमेल दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी ईच मंथ। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है कि ये है क्या। इसमें हर महीने यूट्रस यानी बच्चेदानी को प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही जो प्रिपरेशन होता है यूट्रस का, यूट्रस की वॉल को जो प्रिपेयर किया जाता है, उसी को तोड़ के क्या करता है, जो हमारे कुछ हार्मोन्स मिलकर क्या करता है कि उसी को तोड़ते हैं, तोड़ के ब्लड के साथ बाहर निकाल देते हैं। और यही होता है पीरियड, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन में क्या है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये क्या है? एक सीरीज है जिसमें हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं और फिजियोलॉजिकल कुछ बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन फीमेल ये होता है किसमें, ये फीमेल का है क्योंकि यूट्रस जो है वो फीमेल में होता है। ठीक है, इन फीमेल दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी ईच मंथ। जिसमें होता क्या है कि यूट्रस जो है हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है, और जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो वो क्या होता है कि टूट के बाहर निकल जाता है। पूरा यूट्रस टूट के बाहर नहीं निकलता है, यूट्रस में जो अंदर की वॉल प्रिपेयर होती है वो वॉल टूट के बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए हम अभी बात करेंगे कि कौन सी वॉल जो है वो प्रिपेयर होती है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अगर देखिए यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग किसी फीमेल में देखने को मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हो सकता है वो पीरियड ही हो, और ये भी नहीं कि हो सकता है वो बीमारी हो। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पीरियड एक बीमारी है या फिर ऐसी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हम उसको पीरियड कब कह सकते हैं? तो कब हम कहेंगे, जब उसमें एचपीओ एक्सिस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड हो। एचपीओ एक्सिस क्या है कि एच फॉर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इंडोमेट्रियम सॉरी पी क्या है, पी है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। और उसके बाद क्या है हमारा, ओ फॉर है ओवरी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी ये तीनों मिलके कैसे जो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए क्राइटेरिया इसका इंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर ओवेरियन हार्मोन्स। जो भी हार्मोन्स ओवरी से बन रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके प्रति इंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस की जो आंतरिक लेयर है सबसे, वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कि कोई ओवरी से जो है हार्मोन्स बना, वो यूट्रस के पास गया, बच्चेदानी के पास गया, तो बच्चेदानी की जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो उसको रिस्पॉन्स कर रही हो। ठीक है, जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक वो प्रिपेयर नहीं होगी, और वो प्रिपेयर नहीं होगी तो वो टूटेगी भी नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, लेकिन इंडोमेट्रियम का वहां पे ओवेरियन हार्मोन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, आउटफ्लो ट्रैक मस्ट बी पेटेंट। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू होके क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है।
तो वेजाइना में या फिर जो भी ट्रैक से होकर ब्लड बाहर आ रहा है तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पेटेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेजाइनल अल्सर हो, कहीं पे भी वेजाइनल इंजरी हुई हो, वहां से भी ब्लीडिंग आ रहा है और अंदर से भी ब्लीडिंग आ रहा है, तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेजाइना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, पूरा ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए, तब हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया हमने देखा कि एचपीओ एक्सिस जो है वो मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, इंडोमेट्रियम जो है वो ओवेरियन हार्मोन्स के प्रति रिस्पॉन्स करना चाहिए, और आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल पेटेंट होना चाहिए, एकदम सीधा, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, रास्ता एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान देने वाले हैं। देखिए, ये पॉइंट्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसने ही वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सॉरी, जो हमारा इसमें पॉइंट है वो पहला क्या है, एवरेज ड्यूरेशन, एक पीरियड का, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है। और यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की बात नहीं हो रही है, ये नहीं कि ब्लीडिंग होता है 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी साइकिल कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना दिन लग जाता है, तो वो एवरेज जो है वो 28 डेज होता है। और वैसे जो होता है इनका, वो होता है 22 to 32 या फिर कहीं पे 35 डेज तक भी होता है। ठीक है, यानी कि किसी का जो है पीरियड वो 22, हर 22 दिन पे आना शुरू हो जाएगा, किसी का जो है वो हर 25 दिन पे आ रहा है, किसी का हर 28 दिन पे आ रहा है, किसी का 32 दिन पे आ रहा है, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसके मदर की हिस्ट्री कैसी है पीरियड की। अगर मदर की हिस्ट्री ऐसी है तो हो सकता है कि उसमें चेंजेस देखने को मिल जाए, या फिर डिपेंड करता है कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में अगर हो रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो पीरियड है, ड्यूरेशन जो है वो 22 से ऊपर नीचे हो सकता, सॉरी 28 से ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो 22 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, नॉर्मल रेंज क्या होता है। नॉर्मल रेंज 21 से 35 दिन। देखिए, हमने यहाँ पे वही बात की कि यहाँ पे हमने 22 लिखा था, यहाँ पे 21 से 35 दिन। ठीक है, किसी का 21 दिन भी हो सकता है, किसी का 35 दिन, मतलब कि किसी का हर 21 दिन पे पीरियड आ सकता है, किसी का 35 दिन पे आ सकता है, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, किसी का इस महीने में जो है वो 25 दिन पे आया, अगले महीने में वो 28 दिन पे आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें नेचुरली है। ठीक है, नेचुरल है, तो इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है इसका वो 21 से 35 दिन है, लेकिन जो एवरेज है वो 28 डेज माना जाता है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 15 साल, ऐसा हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी जो एज होती है फीमेल्स की वो 15 ईयर्स होती है, और पीरियड आना 15 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाता है। तो जब पहली बार किसी को पीरियड आ रहा है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मिनार्की। ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो था, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट है मेनोपॉज, ये भी एक टर्म है। मेनोपॉज का मतलब क्या है कि उम्र जो है, ऐसी उम्र उस फीमेल की जो कंप्लीट हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव एज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें उस फीमेल को अब पीरियड की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अब उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना, क्योंकि 45 ईयर्स की जो एज होती है उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। और नहीं होने का कारण क्या है कि 45 जो है वो मैक्सिमम एज है जहाँ पे जाके पीरियड जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब उम्र के साथ साथ मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब क्या है कि उम्र के साथ साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद हो जाए, और ये क्या है कि ये नेचुरली है, ये भी नेचुरली है, किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये भी नेचुरली है कि उम्र के साथ क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। नेक्स्ट है पर ईयर साइकिल। पर ईयर साइकिल कितनी होती है, मतलब एक साल में किसी फीमेल को कितनी बार पीरियड आ सकता है। देखिए, जब हम एवरेज 28 दिन बता रहे हैं तो 28 गुणे क्या हम कर सकते हैं कि, सॉरी, जैसे एक महीने में अगर वो 28 दिन पे आ रहा है, तो ऐसे हम 12 महीने में देखेंगे तो हमारा कितना दिन बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक महीने का 2 दिन निकालें तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, लगभग 24 डेज। तो हम ऐसा मानते हैं कि लगभग लगभग 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको हर एक साल में आती है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया कि अगर हर महीने 28 दिन का मान रहा है तो हर महीने में 2 दिन बचा 30 दिन में। ठीक है, अब एक महीने में 2 दिन बच रहा है तो 12 महीने में 24 दिन बचेगा, तो 24 दिन लगभग 28 के आसपास है, तो उसको एक पीरियड और आ जाएगा। तो पर ईयर जो है वो लगभग 13 साइकिल आती है। और ऐसे करके हम कैलकुलेट करें तो 45 साल
तक होते होते फीमेल के अंदर जो कंप्लीट साइकिल वो 400 साइकिल होती है। यानी कि एक फीमेल की पूरी लाइफ में टोटल कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो वो 400 होती है। और 400 कैसे होती हैं, देखिए 15 साल से तो स्टार्ट हुआ, 45 पे बंद हो गया, यानी कि 15 और 45 के बीच में जो उम्र थी वो हो गई 30 साल। ठीक है, पूरे उम्र में उसको 30 साल तक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चला। अब उस 30 साल में जो है, एक साल में 13 हुआ, तो 30 साल में कितना होगा आप निकाल लीजिए, लगभग 400 के आसपास जो है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन 400 के आसपास जो है आपका ये काउंट निकल के आएगा। तो एक लाइफ में, एक किसी फीमेल के एक लाइफ में लगभग 400 साइकिल मेंस्ट्रुअल के होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो हमने बताया था अभी एचपीओ एक्सिस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी कैसे अपना रोल करते हैं इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए, कैसे ये पूरा पीरियड जो है वो कंप्लीट होता है इन ग्लैंड और इन हार्मोन्स की वजह से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये जो है हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल होता है किससे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी से। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस की अगर हम बात कर लें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जीएनआरएच रिलीज करता है। अब जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स जो क्या करते हैं, जो गोनाडिन के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो गोनाड्स पे सीधे सीधे जाके एक्शन कर रहे हैं, और गोनाड्स होते क्या है, ओवरी और टेस्टिस। तो गोनाड्स पे जो एक्शन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें आते हैं हमारा एफएसएच और एलएच। ठीक है, ये दोनों जो हार्मोन है इसको हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो गोनाडोट्रोपिक ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो तो हाइपोथैलेमस से बन गया। अब वो हाइपोथैलेमस से बना हुआ ये रिलीजिंग हार्मोन आता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो जीएनआरएच है वो स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी को। तो यह जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा तो वही जीएनआरएच अब यहाँ से रिलीज कराएगा क्या, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर हमने बताया कि एफएसएच और एलएच आते हैं। एफएसएच क्या करता है, तो एफएसएच जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, और ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। और ये फॉलिकल्स क्या है, ये वही फॉलिकल्स है जिसके अंदर से ओवम निकलता है। ठीक है, फीमेल्स के ओवरी में कुछ ऐसे फॉलिकल्स पहले से बने होते हैं और जिन्हें मैच्योर करने की जरूरत है। प्री मैच्योर ये बाय बर्थ होते हैं, लेकिन अब इन्हें क्या है कि प्यूबर्टी के साथ इन्हें मैच्योर करना पड़ता है, और उनको मैच्योर करने के लिए एफएसएच की नीड होती है। ठीक है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, ओवरी के पास जाते हैं, वहां पे जो फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और फाइनली वहां से ओवम रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और ये जो एलएच है, एलएच क्या करता है, ये ल्यूटिनाइज करता है। ल्यूटिनाइज किसको करेगा, उसी मेच्योर फॉलिकल्स को तोड़ने का काम ये करता है एलएच। ठीक है, वो हम एक एक चीजों को देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो एलएच जो है वो ल्यूटिनाइजिंग का काम करता है। नेक्स्ट हमारा ओवरी, ओवरी की अगर हम बात कर ले तो ओवरी में जो है वो इसका क्या काम है, यहाँ से दो हार्मोन्स बनते हैं, पहला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन ने क्या किया कि जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल पे क्या किया, हाइपरप्लेजिया किया। ठीक है, इसने नए नए कई सारे सेल्स बनाए, यहाँ पे नए नए सेल्स बनाए। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या है, नए नए सेल्स का निर्माण करना। अब फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन बना, प्रोजेस्टेरोन गया तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, उसकी हाइपरट्रॉफी करा दी। जो नए नए सेल बने थे उनकी साइज को ये इसने बढ़ा दिया। अब उससे क्या होगा कि ये जो यूट्रस की वॉल थी पतली सी, वो होगी मोटी सी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जब बच्चा लाई करेगा, जब यहाँ पे बच्चा बनेगा तो उसको कुशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको आसानी से वहां पे एग्जिस्ट करने के लिए क्या होते हैं, ये यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जब बच्चा वहां पे जाए तो इम्प्लांट जो है, बच्चे का इम्प्लांटेशन अच्छे से हो, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अच्छे से हो, बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके, और बच्चा एक कुशनिंग इन्वायरमेंट में रह सके। उसलिए क्या किया जाता है कि यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलकर क्या करते हैं, यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं। तो हमने फाइनली इन तीनों ग्लैंड की बात कर ली कि इनका काम क्या होता है, कौन से हार्मोन्स को रिलीज करना, और किस हार्मोन्स का क्या काम है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उन्हीं वही जो हमने प्रोसेस बताया उसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस का काम क्या है, जीएनआरएच बनाना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बनाना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में जब जीएनआरएच बना तो ये जीएनआरएच गया कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात करेंगे,
पोस्टीरियर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो जब ये जीएनआरएच आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया दो हार्मोन, जिसमें से एक था एफएसएच और दूसरा था एलएच, ठीक है। एफएसएच का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये दोनों हार्मोन जो है वो एक तरफ मेल में टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये साइकिल जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स यानी एलएच और एफएसएच निकालना जो है मेल में भी और फीमेल में दोनों में होता है, लेकिन मेल में जो है वो टेस्टिस के पास जाता है और टेस्टिस से क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। और वही फीमेल में अगर जाए तो फीमेल में ओवरी के पास जाएगा तो ओवरी से क्या बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, हम फीमेल की बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमें मेल से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये एफएसएच एलएच आया ओवरी के पास, और ओवरी में इन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के बाद जो है यहाँ पे क्या बना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बन गया, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहला फेज जो है वो ओवेरियन फेज, ठीक है, और दूसरा फेज हम पढ़ेंगे यूट्राइन फेज। देखिए ओवेरियन फेज जो है वो ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस, ठीक है, जैसे हमने बताया कि 28 डेज का जो है कंप्लीट साइकिल चलता है। तो इस 28 डेज में इस ओवरी के साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है वो हम पढ़ेंगे ओवेरियन फेज में, कि जब जो 28 दिन का ये पूरा पीरियड चला है तो उस पूरे 28 दिन में ओवरी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और वही यूट्राइन फेज में हम क्या पढ़ेंगे कि इसी 28 दिन में जो है यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसी 28 दिन में यूट्रस के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवेरियन फेज की। वैसे हम इस सारे फेज को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ओवेरियन फेज है इसमें एक फेज, पहला फेज जो था वो फॉलिकुलर फेज है, और दूसरा जो वो ल्यूटियल फेज है। अब फॉलिकुलर फेज क्या है, देखिए होता क्या है कि हाइपोथैलेमस ने जब जीएनआरएच बनाया तो जीएनआरएच आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और वहां से बना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एफएसएच और एलएच, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली पहले। अब हम बात करेंगे कि जो वो एफएसएच था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो ओवरी के पास आके कैसे अपना काम कर रहा है। तो जब एफएसएच जो है एफएसएच जो है वो आता है ओवरी के पास, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे पहले से ही प्री मेच्योर फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं, ठीक है। और ये जो प्री मेच्योर फॉलिकल्स पहले से ही पड़े हैं ये क्या होते हैं, बाय बर्थ ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं जो फॉलिकल्स है इसमें से किसी एक फॉलिकल्स को जो है एफएसएच आके मेच्योर करना शुरू करेगा। वैसे तो वो कई सारे को करता है, लेकिन जो सबसे पहले मेच्योर हो जाता है उसी में से ओवम निकल जाएगा, ठीक है। तो एफएसएच है, एफएसएच ने क्या किया कि यही जो फॉलिकल्स थे छोटे छोटे, आपको यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल दिख रहे होंगे, ये फॉलिकल जो है वो थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़े से बड़े दिख रहे हैं हमें, यानी कि थोड़े ये मेच्योर हो गए, जिसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये जैसे ये हमारा था प्रीमेच्योर फॉलिकल्स, यहाँ पे हम इसको अभी लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो हमारा ये है प्रीमेच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। प्रीमेच्योर फॉलिकल्स के पास जब एफएसएच ने एंट्री ली, वो ओवरी के पास गया, तो उसने क्या किया कि इस प्री मेच्योर को मेच्योर करना शुरू किया। तो जब ये इसको मेच्योर करना शुरू करेगा तो वहां सबसे पहला जो मेच्योरेशन वाला प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, यानी कि प्री मेच्योर फॉलिकल्स अब मेच्योर होना शुरू हो गया है, और मेच्योर होने का जो फर्स्ट स्टेप था वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। या इसका मतलब यह है कि अब ये जो प्री मेच्योर फॉलिकल्स थे वो मेच्योर होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर भी एफएसएच की नीड वहां पे लगातार बनती रहेगी, क्योंकि इसको जब तक वो पूरी तरह से मेच्योर ना कर दे तब तक एफएसएच जो है वो लगातार क्या करेगा, ओवरी के पास आता रहेगा। तो अभी तक हमारा बना प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसके बाद ये थोड़ा और मेच्योर होगा, ठीक है, क्योंकि एफएसएच लगातार उसके पास आ रहा है। तो अब ये जो मेच्योर सेल है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद भी अभी तक ये मेच्योर नहीं हुआ है, तो एफएसएच लगातार फिर भी इसके पास आता रहेगा और ये पूरी तरह से इसको मेच्योर कर देगा। अब ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स,
और इसी सेकेंडरी फॉलिकल्स को हम एक नाम देते हैं जो बोल क्या है, ग्राफियन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो वही सेकेंडरी जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि पूरी तरह से मेच्योर फॉलिकल्स को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। चलिए, अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारा जो ये प्री मेच्योर फॉलिकल्स थे वो तो मेच्योर हो गए। तो प्री मेच्योर फॉलिकल्स के मेच्योर होने के बाद अब एफएसएच की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो उसको करना था, उसको स्टिमुलेट करना था, मेच्योर करना था, वो तो हो चुका है। अब जरूरत पड़ेगी किसकी, एलएच की। अब यहाँ पे इंटर करेगा कौन, एलएच। एलएच जब यहाँ पे आएगा तो एलएच जो है इस सेल को जो है क्या करेगा, जो ये मेच्योर जो फॉलिकल्स है इनको क्या करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ के वहां से क्या निकाल देगा, ओवम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ओवम है वो रिलीज हो गया। ये जो ओवम है ये क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, ओवम को मेच्योर फॉलिकल से निकालने के लिए जो यूजफुल हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस पूरे फेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे फॉलिकल्स हार्मोन्स आए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आए, जिन्होंने क्या किया, इस प्री मेच्योर फॉलिकल्स को मेच्योर करके क्या बना दिया, ग्रेफिन फॉलिकल्स बना दिया। अब ग्रेफिन फॉलिकल्स बनने के बाद एफएसएच की जरूरत खत्म हो गई। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, ल्यूटियल हार्मोन की, ठीक, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की, एलएच की। अब एलएच आएगा तो एलएच क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इस मेच्योर फॉलिकल्स को तोड़ेगा, और यहाँ से क्या निकाल देगा, ओवम को बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद अभी भी एलएच का काम जो है वो बंद नहीं हुआ है। अब एलएच क्या करेगा कि यही जो टूटा हुआ फॉलिकल्स था, टूटा हुआ जो फॉलिकल्स है, इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बहुत ही इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो ये हमारा एलएच था, एलएच जो है ओवम को रिलीज कराने के बाद इस टूटे हुए फॉलिकल्स को मेंटेन करके रखता है, और उसी मेंटेन फॉलिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसको मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, यहीं से एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, हम उसको भी देखेंगे कि कैसे कैसे हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहा है, कहाँ से। पहले हम ओवेरियन को पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि किस फेज में कौन सा हार्मोन्स बना। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था उसने क्या किया, इसको मेच्योर, इसको क्या किया, मेंटेन करके रखा। और कब तक रखेगा, ये रखेगा 21 डेज तक। ठीक है, उस पूरे पीरियड में 21 दिन तक जो है वो इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसके बाद अगर कोई भी प्रेगनेंसी वहां पे कंसीव नहीं हुई होती है तो ये जो एलएच होगा वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, जिससे ये जो प्रिपेयर्ड जो फॉलिकल्स था जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे थे, ये धीरे धीरे क्या होगा कि डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा और खराब होना शुरू हो जाएगा, और पूरी तरह से क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पूरी तरह से खराब हो गया, कुछ हार्मोन जो है वो डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर चेंजेस यूट्रस के अंदर देखने को मिलने लगता है। तो ये अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अभी इरेज करके इसमें और भी कुछ चीजें इसको समझाने वाले हैं। चलिए ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। ओके, ओके, अब हम देखेंगे कि किस फेज में, किस स्टेज में जो है किस हार्मोन्स का सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले जो एफएसएस था, एफएसएस ने जब इस फॉलिकल्स को मेच्योर कर दिया तो इस मेच्योर फॉलिकल से, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन्स बनना शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से बना, तो एस्ट्रोजन बनता है जो फॉलिकल्स प्री मेच्योर थे, जब वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो वहां से उस मेच्योर सेल से एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, और ये एस्ट्रोजन जो है ओवरी से बन के कहाँ पे जाएगा, यूट्रस के पास। ठीक है, और यूट्रस के पास जाके ये क्या करेगा वो हम आगे चल के देखेंगे यूट्राइन फेज में। तो मेच्योर फॉलिकल से बना एस्ट्रोजन, और उसके बाद जब एलएस ने यहाँ से ओवम को बाहर निकाल दिया तो ये जो बचा था जिसका हमने नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम, इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है एक और हार्मोन्स बनाना जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेच्योर फॉलिकल्स यानी कि ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन बना,
और जब ग्राफियन फॉलिकल्स टूट गया, उसमें से ओवम बाहर निकल गया, और जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स था जिसको नाम हमने दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम, वहां से बनता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों हार्मोन्स ओवरी से बन गए, और बन के कहाँ पे जाएंगे, ये यूट्रस के पास जाएंगे, और वहां पे अपना जो है ये फंक्शन दिखाएंगे। ठीक है, और 21 डेज पे अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हमने बताया कि एलएच डाउन हो जाता है। तो एलएच के डाउन होते ही ये जो मेंटेनेंस था इसका ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो मेंटेनेंस खत्म हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिससे जो चेंजेस यूट्रस में हुए थे वो चेंजेस क्या होंगे, वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि जो ओवेरियन फेज है उसमें कौन कौन से फेज होते हैं, और इनमें कौन कौन से हार्मोन्स का कब सिक्रेशन होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब तक हमारा फॉलिकल चला और कब तक ल्यूटियल चला। देखिए, यहाँ से मेच्योरेशन शुरू होना और ओवम के निकलने तक का जो ड्यूरेशन था वो था 14 डेज। ठीक है, 1 to 14 डेज, यानी कि स्टार्टिंग के 1 से 14 दिन तक फॉलिकल से मेच्योर हुए और ओवम का निकलना हुआ, यानी कि पूरे साइकिल का हाफ जो है वो क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेट हुए और वहां से ओवम निकल गए। ओवम निकलने के बाद जो पूरा साइकिल है, यानी कि ये पूरा जो ग्राफियन फॉलिकल्स उसका डीजनरेट हो जाने तक का जो प्रोसेस है वो बचे हुए 14 दिन में होता है। तो 14 दिन में ये चला, ठीक है, यहाँ तक, और फिर इसके बाद बचा हुआ जो है 14 दिन तक ये चला, और दोनों मिला के ये पूरी साइकिल 28 दिन की हो जाती है। ठीक है, वही 28 दिन इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 28 दिन यहाँ पे चला, 28 दिन यहाँ पे चला, तो ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 28 56 दिन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि जब ये 28 दिन इसमें चल रहा था तो उसी 28 दिन में इसमें भी चेंजेस लगातार देखने को मिल रहे थे। बात समझ में आ रही, इन दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग नहीं है, साथ में ही हो रहा है। तो जब ओवरियन चेंजेस हो रहे थे उसी टाइम जो है यूट्राइन चेंजेस भी हो रहे थे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये दोनों अलग अलग टाइम में हो रहे हैं, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। ओके, चलिए हम बात कर ली, हमने ओवरियन फेज में पूरा ड्यूरेशन की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे यूट्राइन फेज की। यूट्राइन फेज में देखिए, पहले क्या है, ब्लीडिंग फेज, दूसरा क्या है, प्रोलिफरेटिव, और तीसरा क्या है, सिक्रेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज क्या है, ब्लीडिंग फेज का मतलब क्या है कि विजिबल ब्लीडिंग होना। जैसे होता क्या है, पीरियड में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग जब स्टार्ट हुआ एक दिन, उसको हम पहला दिन मानेंगे कि अब यहाँ से पीरियड का हम पहला दिन मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ एक दिन से, तो हो सकता है 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, मैक्सिमम ये 7 दिन तक हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, यूट्रस में ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 5 से लेके 14 दिन तक, 5 से लेके 14 दिन तक क्या हुआ, ब्लीडिंग तो होगा नहीं। 6 से लेके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, 6 से 14 दिन तक यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोलिफरेटिव फेज चलेगा। और प्रोलिफरेटिव के बाद जो है 14 से 28 दिन तक चलेगा हमारा सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग, 6 से 14 जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको 15 बोल देते हैं कि 15 से 28 दिन तक जो है वो क्या चलेगा, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ये क्या है, प्रोलिफरेटिव, और ये क्या है, पहला ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे कि सारे फेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो फेज हमने पढ़ा, इसका ड्यूरेशन, सब कुछ जो है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स जो है यूजफुल होते हैं, किसका रोल है, वो हम एक एक करके आप पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे तो सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिए, और अगर कुछ बचा है तो वो ये बचा है कि जिस टाइम यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, सेम अगर वहीं पे हम इसकी बात करें कि इसमें उस टाइम कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में हम एक ग्राफ लेके आएंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ समझेंगे कि जिस टाइम में ओवरी में ये चेंजेस हुआ उसी टाइम यूट्रस में ये चेंजेस हुआ। ठीक है, तो उसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। चलिए हम एक एक करके इस स्टेप को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ओवेरियन फेज में फॉलिकुलर फेज पढ़ेंगे। फॉलिकुलर फेज यानी कि जो चेंजेस फॉलिकल्स में हो रहे थे, और फॉलिकल्स में चेंजेस किसकी वजह से हो रहा था, तो एफएसएच की वजह से हो रहा था, वो हमने बता दिया आपको। देखिए, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, वही चीज हमने बताई कि प्री मेच्योर कई सारे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर पहले से ही,
और उसके बाद जब एफएसएस इन पे आता है तो यही फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, कितने बड़े हुए और बड़े हुए, ठीक है, और फाइनली और ज़्यादा बड़े हो गए। तो यही जो इनका मेच्योरेशन हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये हमारा पहले जब ये मैच्योर हुआ तो इसको हमने बोला प्राइमोडियल, ये क्या था, प्राइमोडियल। उसके बाद ये था प्राइमरी, ये था सेकेंडरी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को ये हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी को ही हम क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्या है, इसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन क्या है, तो वो स्टार्टिंग के 1 से लेके 14 दिन तक का ये फेज जो है देखने को मिलता है कि मतलब पूरे जो है एक फॉलिकल जो है उसको मेच्योर होने में लगभग कितना समय लग जाता है, तो वो 14 डेज का समय लग जाता है। ये समय 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, टिल ओवुलेशन, जब तक ओवुलेशन हो ना जाए। ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन का मतलब ये है कि इसी मेच्योर फॉलिकल से टूट के जब तक ओवरी सॉरी ओवम जो है वो बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे अगर ओवम जब रिलीज हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो यहाँ से शुरू हुआ ये फेज और तब तक चला जब तक ओवम बाहर नहीं निकल गया, ओवम रिलीज नहीं हो गया, तब तक इस फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक, यहाँ 28 मतलब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक पहला दिन था ये, और ये 28वां दिन है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और ये लास्ट है। तो इसमें जो है इसके अगर हम बीच की बात करें तो 14 डेज, तो 1 से लेकर 14 दिन का जो समय था वो क्या था, फॉलिकुलर फेज था, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आधा आगे का जो आधा हिस्सा है वो फॉलिकुलर फेज था। नेक्स्ट है आल्सो नोन एज प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवुलेशन के पहले का पूरा फेज जो है वो क्या है, फॉलिकुलर फेज है। प्री का मतलब पहले, ओवुलेटरी यानी ओवुलेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है चेंजेबल फेज। चेंजेबल फेज का मतलब ये है यहाँ पे कि ये 14 दिन का हो सकता है, ये 15 दिन का भी हो सकता है, ये 16 दिन का भी हो सकता है, ये 12 दिन का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस फीमेल को कितने दिन के बाद पीरियड आ रहा है। जैसे हमने बताया ना कि ये 21 दिन से लेके 35 दिन तक होता है। तो अगर किसी को जो है पीरियड जो है वो आ रहा है अगर 28 दिन का, अगर उसको एग्जैक्ट 28 दिन पे आ रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि 14 दिन का हमारा फॉलिकुलर फेज है, ठीक है। अगर किसी को 30 दिन का हो रहा है, ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि अगर किसी को 30 दिन का जो है वो साइकिल आ रहा है, साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन 30 दिन है, हर महीने में 30-30 दिन पे उसको क्या आ रहा है, पीरियड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉलिकुलर फेज है वो है 16 दिन का, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है, फॉलिकल्स को मेच्योर होने में 1-2 दिन का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके बाद का जो समय वो फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि एक बार ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर निकल गया, तो वहां से लेके जो मेंसेस आते हैं, जो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है, वहां तक का जो प्रोसेस होता है वो एकदम कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये फेज जो है वो चेंजेबल है, हमने बता दिया कैसे चेंजेबल है। 28 दिन का तो ये 14 दिन का है, अगर पीरियड जो है वो 30 दिन का है तो ये 16 दिन का हो गया। नेक्स्ट है ओवुलेशन कंप्लीट बिफोर 14 डेज ऑफ एमसी। वही चीज हमने बताया कि ओवुलेशन जो है वो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिफोर यानी उसके पहले ठीक 14 दिन पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ओवुलेशन की बात हो रही है, और ओवुलेशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ब्लीडिंग जो आ रही है, ब्लीडिंग के ठीक 14 दिन पहले ओवुलेशन हो चुका है, वो एकदम फिक्स होता है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटेड बाय एफएसएच। ये हमने पहले ही बता दिया कि जो फॉलिकुलर फेज होता है वो किससे रेगुलेट हो रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रेगुलेट हो रहा है। चलिए ओवेरियन फेज में हम नेक्स्ट फेज की बात कर लेते हैं, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम हमने बताया था कि जब ये सेल पूरी तरह से जो फॉलिकल्स है वो मेच्योर हो जाते हैं, ये हमारा मेच्योर फॉलिकल्स था जिसको हमने नाम दे दिया ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स था। अब इस पे एलएच आया, एलएच ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, एलएच ने इसको क्या किया, तोड़ दिया, और यहाँ से क्या निकल गया, ओवम। ये जो है ये क्या है, ओवम है, ठीक है, ये है ओवम।
अब यहाँ से ओवम निकल गया, तो ये जो बचा हुआ टुकड़ा था इस ग्राफियन फॉलिकल्स का, इसको क्या करना है, इसको मेच्योर करके रखना है, इसको अच्छे से मेच्योर नहीं, इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ये अच्छे से रहे। और इसी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो बचा हुआ टुकड़ा था ग्राफियन फॉलिकल्स का, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रप्चर ग्राफियन फॉलिकल से क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और इसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने बताया कि इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काफ़ी यूजफुल होता है यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, तो ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन है 15 से 28 दिन। ठीक है, और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद हो रहा है। हमने बताया कि ओवुलेशन के बाद के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो लगभग जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद 14 दिन का जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है। और ये दोनों फेज हमने जो भी बात की, फॉलिकल और ल्यूटियल, ये दोनों ओवरी के अंदर हो रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, तो 15 से लेकर 28 दिन का जो फेज है वो ल्यूटियल फेज है, और इसके बीच में दिन कितने आते हैं, तो वो 14 दिन आते हैं। नेक्स्ट है ये फिक्स्ड और कांस्टेंट फेज है, ये चेंज नहीं होता है, ये कभी 14 दिन का हुआ, कभी 15 दिन का हुआ, कभी 18 दिन का, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। अगर चेंज हो रहा है डेज में तो वो फॉलिकुलर जो फेज था वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, रेगुलेटेड बाय एलएच हार्मोन, और ये किससे रेगुलेट हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। फॉलिकुलर जो फेज था वो एफएसएच से हो रहा था, और जो ल्यूटियल फेज है वो एलएच से हो रहा है। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटियल फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूट्राइन फेज। यूट्राइन फेज में हम सबसे पहले फेज की बात करेंगे, ब्लीडिंग फेज। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हमें विजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है विजुअल ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना। अब यहाँ पे यूट्रस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि यूट्रस कुछ इस तरीके से यूट्रस होता है। ये है यूट्रस, और यहाँ पे ये ओवरी। ये यूट्रस और ये ओवरी है। यूट्रस में जितने भी चेंजेस होने थे वो हो गए, और फाइनली यहाँ पे जो है इसके एम्बुला पोर्शन में यहाँ पे मिल गया ओवम। ओवम यहाँ आ गया। अब ओवरी का जो फेज था वो तो चल ही रहा है उसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि उसी के साथ साथ जब स्टार्टिंग के 1 से 14 दिन फॉलिकुलर फेज चल रहा था, कहाँ पे, इस ओवरी के अंदर चल रहा था, तो उस टाइम इस यूट्रस के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन, देखिए इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 से 5 दिन, यानी कि जिस टाइम ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा था उसी टाइम इसी 1 से लेके 5 दिन तक इस यूट्रस में क्या हो रहा था, तो इस यूट्रस में जो प्रिपेयर एंडोमेट्रियम थी वो टूट रही थी, और टूट के ये क्या हो रही थी, बाहर जो ब्लीडिंग के रूप में क्या हो रही थी, ये बाहर की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, ये ब्लीडिंग हो रहा है। तो स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग हुआ। और ब्लीडिंग कैसे हुआ, क्योंकि जो पहला वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल चला था उस टाइम ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर हुई थी। और स्टार्टिंग में ये क्या होती है कि हम जब 1 दिन से मानते हैं, 0 डे से मानते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, टूट के गिर रही थी। तो स्टार्टिंग में ये गिरना शुरू होती है, क्योंकि जो इसके प्रीवियस इसका जो पूरा साइकिल चला था उस साइकिल में ये क्या हुई थी, प्रिपेयर हुई थी, और इस साइकिल में ये टूटना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से टूटने से लेके हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होती हैं। क्योंकि ये फाइनली लास्ट में हम जब 28 दिन तक पहुंचेंगे तो 28वें दिन हम देखेंगे कि यूट्रस जो है वो फिर से प्रिपेयर हो चुका होगा, और ये अगले साइकिल में ये क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक तो यहाँ पे क्या हुई, विजुअल ब्लीडिंग हुई, विजुअल ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना। और ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, वेजाइना से हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि जो ब्लीडिंग का अमाउंट होता है वो 20 to 80 ml होता है। ठीक है, और लगभग इसका एवरेज देख लें तो 35 ml जो है वो नॉर्मल होता है। तो ब्लीडिंग नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 20 से लेके 80 ml तक नॉर्मल अमाउंट हम इसको मानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग में ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल है
ठीक है। तो वो कलर जो है वो डार्क रेड होता है, और डार्क रेड इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लीडिंग के साथ साथ ये जो प्रिपेयर इंडोमेट्रियम थी, इसके कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स भी जो है वो टूट के उसके साथ निकल रहे हैं। तो सिर्फ ब्लड नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ वो जो इंडोमेट्रियम थी, वो जो प्रिपेयर्ड इंडोमेट्रियम थी, उसमें कुछ सेलुलर चेंजेस हुए थे, वो सेल्स जो है सारे टूट के बाहर निकल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो जो ब्लड का कलर है वो डार्क रेड हमें देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन की बात हमने कर ली कि स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक ये चलता है, और कितने दिन तक ब्लीडिंग हो सकता है, तो 7 दिन तक हो सकता है। अप टू 7 डेज जो है वो ब्लीडिंग हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है, चेंजेबल फेज है। चेंजेबल फेज क्यों है, क्योंकि ये जो है, ये हमने बताया कि किसी का 2 दिन भी ब्लीडिंग हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। तो ये चेंजेबल फेज है, ये फिक्स नहीं है कि नहीं 2 ही दिन ब्लीडिंग होगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये ब्लीडिंग होता है क्या, ड्यू टू डिसअपियर कॉर्पस ल्यूटियम। जो ओवरी के अंदर हमने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम बनते, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और 28 दिन तक जाते जाते पूरी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों जो है वो उसी फॉलिकल से बन रहे थे, और वो फॉलिकल जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, कम होगा, और इन्हीं के द्वारा इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया गया था, तो जब ये कम हो जाएंगे तो प्रिपेयर इंडोमेट्रियम क्या होती है, टूट के बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28 दिन जो हमारा ल्यूटियल फेज चला था, ल्यूटियल फेज 28 दिन तक चला था, उसमें उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कब तक किया गया था, 21 दिन तक। और 21 दिन तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो 21 से लेकर 28 दिन, यानी कि ये जो 7 डेज का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में उस कॉर्पस ल्यूटियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिससे वो 28 दिन तक आते थे, कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जब कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त, तो उससे बनने वाले हार्मोन्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हार्मोन्स का काम था इस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, और जब ये कम हो गए तो प्रिपेयर इंडोमेट्रियम टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट फेज हम देख लेते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज क्या है कि हाइपरप्लेजिया इन यूट्राइन, यानी कि जो इंडोमेट्रियल सेल है, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस में बाहर की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद बीच वाली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। सेम पूरा जो है इसका वॉल जो है मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के बाद जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, और इंडोमेट्रियल सेल्स को क्या करना, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सेल थी इंडोमेट्रियम की, अब एक सेल से 2 सेल बन गई, 2 सेल से 4 सेल बन गई, ये क्या है, हाइपरप्लेजिया। यानी कि नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो जो हमारा ये फेज चल रहा है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें क्या होता है कि इंडोमेट्रियल जो सेल होती है उनके अंदर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। इनका ड्यूरेशन जो है वो कब से कब होता है, 6 to 14 डेज, यानी कि 5 दिन में जब ब्लीडिंग रुक गई, तो यानी कि जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इंडोमेट्रियम प्रिपेयर थी, वो टूट के तो गिर गई, वो टूट के बाहर निकल गई, ब्लड के साथ बाहर निकल गई। अब जो यूट्रस था वो क्या हुआ, पूरी तरह से नॉर्मल, जैसे कि वो प्री प्रेगनेंसी या फिर प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज में जैसे था वैसे हो गया। अब फिर से क्या करना है कि प्रेगनेंसी के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो ये जो हमारा 5 दिन तक ब्लीडिंग चला, ब्लीडिंग के बाद जैसे ही ब्लीडिंग रुका, उसके बाद 6वें से लेके 14 डेज तक अब उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया। तो स्टार्टिंग में तो एस्ट्रोजन जो था, एस्ट्रोजन ये क्या करता है कि इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा, और ये कैसे करता है, हाइपरप्लेजिया करके। जो इंडोमेट्रियल सेल होती है उनका क्या कराता है, ये हाइपरप्लेजिया कराता है। और ये कब तक चलता है, टिल ओवुलेशन, ओवुलेशन तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ओवुलेशन जैसे ही हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना और वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू होता है, और वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो इसका फेज है वो करना शुरू कर देता है। हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो फेज है ये चेंजेबल है, ये क्या है, चेंजेबल है। ये 14 डेज, ये 6 to 14, 6 to 15, 6 to 16 तक हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि ओवुलेशन के पहले के जितने भी फेज है वो सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन के बाद के जितने भी फेज है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन हार्मोन से। ये किससे रेगुलेट हो रहा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन से हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन का ही काम होता है इसका क्या कराना, जो इंडोमेट्रियल सेल है उनका हाइपरप्लेजिया कराना। नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज, और ये यूट्राइन फेज का और पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये लास्ट फेज है, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ इंडोमेट्रियल सेल,
देखिए इसके पहले वाले जो फेज में हमने देखा था कि एक सेल से दो सेल और दो से ऐसे क्या हो रही थी, चार सेल ऐसे बन रही थी। तो ये क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया। ये क्या था, हाइपरप्लेजिया। अब यही जो सेल है इनका साइज बढ़ जाना ये क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी। ये क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी। तो जो एस्ट्रोजन ने हाइपरप्लेजिया कराया था उन्हीं सेल का अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करा रहा है, हाइपरट्रॉफी करा रहा है। ठीक है, और ये नेक्स्ट फेज में आ जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ इंडोमेट्रियल सेल। ड्यूरेशन जो है इसका 15 से 28 दिन होता है, यानी कि जैसे ओवुलेशन हुआ और हमारा जो प्रोलिफरेटिव फेज था वो कंप्लीट होने के बाद सेक्रेटरी शुरू हो गया और ये 28 दिन तक इसको बड़ा करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये इंडोमेट्रियम वॉल को प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये फेज जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि हमने बताया था और फिर से हम बता दे रहे हैं कि ओवुलेशन के बाद जितने भी फेज होंगे वो फिक्स होंगे, रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोन्स का रोल होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का नहीं होता है बल्कि एस्ट्रोजन का भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया लगातार किया जा रहा है और एक तरफ प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, उसको हाइपरट्रॉफी कर रहा है, सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन। और इस फेज में ये जो हाइपरट्रॉफिक सेल है यहाँ से ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। यहाँ पे किसका सिक्रीशन हो रहा है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। चलिए हमने सारे फेज को एक एक करके डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम इस सारे फेज को ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम हार्मोन्स को, ओवरी को और यूट्रस को सबको एक साथ लेके चलेंगे कि इस ड्यूरेशन में दोनों में एक साथ कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये जो हमारा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, ये ओवरी की बात हो रही है। यहाँ पे ये ऊपर वाला जितने भी ये ओवरी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नीचे की तरफ जो हमारे इंडोमेट्रियम यानी कि ये यूट्रस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और बीच में ये जो है हमारा क्या है, ये हार्मोनल चेंजेस हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स हैं और ये ओवरी है, ओवरी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिया गया है टाइम, डेज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये समय सॉरी दिन है कि कितने दिन में कौन से चेंजेस देखने को मिले। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने बताया था कि एफएसएच निकलना शुरू होता है। सबसे पहले क्या होगा, एफएसएच का लेवल बढ़ता है और एफएसएच का काम क्या है कि इस प्री मेच्योर फॉलिकल्स को क्या करना, मेच्योर करना। देखिए आप यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं कि ये मेच्योर हो रहा है। एफएसएच लगातार लगातार क्या होता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे एफएसएच यहाँ पे रिलीज होता है ये जो फॉलिकल्स है वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुके हैं। तो जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो एफएसएच का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि जब ये निकला था तो यहाँ था यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे कि जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो गया तो एफएसएच का लेवल जो है वो डाउन हो चुका है। ठीक है, एफएसएच का लेवल यहाँ पे डाउन हुआ और यहाँ पे जरूरत पड़ी है किसकी, एलएच की, क्योंकि एलएच जो होता है वो क्या करेगा, इसको तोड़ के इसके अंदर से ये जो ओवम है इसको क्या करेगा, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलएच अभी तक नीचे था, एलएच का कोई भी सिक्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ये जो फॉलिकल्स है वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं और यहाँ से अब ओवम निकलने के लिए तैयार है, तो अचानक से बहुत तेजी से एलएच का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं, कि मतलब अचानक से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एलएच यहाँ पे रिलीज होता है। और एलएच रिलीज होते ही क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉलिकल्स थे वो टूट गए और टूट के यहाँ से क्या निकल गया, ओवम। ये क्या निकल गया, ओवम निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब एलएच की जरूरत तो है नहीं, अभी भी एलएच की जरूरत है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होती है। वैसे हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि एलएच की जरूरत नहीं होती है, बट होती है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ये डाउन हो गया, बट हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो है एलएच वो थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि ये कब तक होता है, 21 डेज तक ये ऊपर होता है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, पूरी तरह से डाउन हो जाता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, जो ग्राफ में दिया हम उसी को समझ लेंगे। तो ये एलएच सर्ज हुआ, सर्ज होने के बाद ओवम जो है वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ओवुलेशन हुआ वो ठीक 14 डेज पे हुआ। आप डे को भी यहाँ पे देखते रहिए कि एलएच जो है वो कब रिलीज हुआ, 14वें दिन पे रिलीज हुआ।
और ये कब हो रहा है, जब पीरियड जो है वो 28 दिन का हो। ठीक है, तो 14 डेज पे जो है ओवम बाहर निकल गया। उसके बाद जो है ये बना हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो वो मेंटेन रहता है कब तक, 21 दिन तक। ठीक है, 21 दिन तक ये क्या होगा, मेंटेन रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, 21 दिन है, 21 दिन तक ये मेंटेन रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 28 दिन तक जाते जाते जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो क्या हो गया, एकदम पूरी तरह से डीजनरेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो है इस एफएसएस ने क्या किया वो तो हमने देख लिया। लेकिन जब ये फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे थे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बताया था कि यहीं से निकलता है, यहीं से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल हमारा बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एस्ट्रोजन है। ठीक है, ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है आपको, एस्ट्रोजन दिख रही है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स मेच्योर होते जा रहे हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि मेच्योर फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो एस्ट्रोजन ऐसे निकलता गया निकलता गया। अब जब ये फॉलिकल्स टूटते हैं, ये मेच्योर फॉलिकल्स टूट गया तो यही रिलीज कर रहा था एस्ट्रोजन। तो जैसे ये टूटेगा ये पहले क्या होगा, नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, टूटते ही उसके डाउन हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये अभी फॉलिकल्स बचा हुआ है, इसको जब मेंटेन किया जाता है तो उसी टूटे हुए फॉलिकल से एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत क्या होता है, निकलता रहता है। ठीक है, और कब तक निकलेगा, हमने यहाँ पे जो लाइन खींची थी 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिन तक ये मेंटेन रहता है। उसके बाद तो ये खुद खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब ये खराब होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता है, यहाँ पे डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जैसे टूट के बाहर निकला अब बना कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है प्रोजेस्ट्रॉन। हमने बता दिया कि ये टूटे हुए फॉलिकल से क्या बनता है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो देखिए अभी तक प्रोजेस्ट्रॉन जो है, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये प्रोजेस्ट्रॉन की, तो प्रोजेस्ट्रॉन अभी तक नहीं बन रहा था। और प्रोजेस्ट्रॉन बनना कब शुरू हुआ, जब ये फॉलिकल्स टूट गए और टूटने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ देख रहे होंगे यहाँ पे कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है। और कब तक बढ़ता है, 21 दिन तक। ठीक है, 21 दिन तक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 21 दिन के बाद एलएच जो है वो डाउन हो जाता है। और एलएच के डाउन होने से ये जो मेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, 21 दिन के बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो डीजनरेट होगा वैसे वैसे इससे बनने वाले हार्मोन्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया कि ये फॉलिकल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, उसके साथ साथ हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो एफएसएच और एलएच इन दोनों का तो रोल किस पे था, हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना और ओवम को रिलीज कराना। अब ये जो फॉलिकल से और कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन्स बने जिसमें एक प्रोजेस्टेरॉन था और एस्ट्रोजन, इन्हीं दोनों हार्मोन्स का यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक। देखिए 1 से यहाँ पे 5 दिन तक हम बात कर लेते हैं, जो हमने ब्लीडिंग फेज बताया था कि यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक तो ब्लीडिंग हो रही है। कि आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग यानी कि ये जो मेंटेन ये वॉल थी ये टूट गई, टूट के देखिए यहाँ तक आ गई, यानी कि ये नॉर्मल हो गई। नॉर्मल का मतलब क्या है कि जितनी एक्चुअल थिकनेस होती है इंडोमेट्रियम की उतनी हो गई है। अब यहाँ पे जब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू होता है तो एस्ट्रोजन क्या करेगी, इस सेल का धीरे धीरे क्या करवा रही है, हाइपरप्लेजिया करवा रही है। ठीक है, देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो इंडोमेट्रियल की सेल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मोटी हो रही है। इतनी थी अब ये इतनी हो गई। ठीक है, तो एस्ट्रोजन के साथ साथ इसका क्या हुआ, हाइपरप्लेजिया हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया तो इसी सेल का अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो गया, यानी कि ये और मोटी हो गई। ठीक है, जब हाइपरट्रॉफी होगा तो ये और मोटी हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इतनी मोटी हो गई ये वॉल। और ये कब तक हुआ, 21 दिन तक ये अपने पीक पे जाती हैं। ठीक है, और 21 दिन के बाद ये धीरे धीरे क्या होंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। और सिकुड़ते सिकुड़ते 28 तक जाते जाते ये क्या हो जाएंगे, एकदम कम और टूटना शुरू हो जाएंगे। और टूटने के बाद यहाँ से नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वहां से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 28 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे 0 डे में, नेक्स्ट पीरियड के 0 डे में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, पूरा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है मेंशन कर दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।